जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे डिस्कस 22 एंड 23 दिसंबर में जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स हैं फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो कुछ 5 रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल है अ लार्जर सर्कल ऑफ डिप्लोमेसी। तो दिस इज रिटन बाय एम के भद्र कुमार। एम के भद्र कुमार एक फॉर्मर डिप्लोमेट है। ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी एज अ डिप्लोमेट काम किया है। तो इस आर्टिकल में वो लिखते हैं इंडिया का जो आउटरीच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो थर्ड समिट हुआ है बिटवीन द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो अब ये रिसेंटली अभी मीटिंग हुई थी जस्ट दिस वीक। और आपको ये भी पता होगा दैट the Indian government has extended an invitation to the heads of the state of these 5 countries. तो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के जो हेड्स ऑफ द स्टेट उनको इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे इन 2022 इन नेक्स्ट मंथ। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे, दैट जो हमारी एंगेजमेंट है, जो हमारी सिनर्जी है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो और बढ़ रही है। जैसे हम आउटरीच कर रहे हैं, अभी आपको जैसे पता होगा कि लास्ट मंथ देयर वाज दिस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग व्हिच वाज कॉल्ड बाय अजीत डोभाल। तो उसमें उस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया गया था। तो ये बैक टू बैक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ हमारी एक सेकेंड मीटिंग हुई है एज फार एज द सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर कंसर्न। तो पहली मीटिंग में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे और अब सेकेंड मीट में फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। सो दिस शोज a significant economic dimension to the unfolding saga as the Central Asian countries, let me also tell you कि Central Asian countries में बहुत ही vast untapped mineral wealth है which is worth trillions and trillions of dollars. Also as I keep on saying it again and again कि हमारे बहुत ज़्यादा friends नहीं हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान तक हमारा जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। सो बिकॉज ऑब्वियसली आज यू नो कि पाकिस्तान हमको नहीं अलाउ करता कुछ एक्सेस देने के लिए अगर हमको अफगानिस्तान जाना है। एंड एज इट इज पाकिस्तान एंड चाइना दे ऑब्स्ट्रक्ट आर प्रेजेंस इन द अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन। So therefore our engagement with Central Asian countries becomes even more relevant, keeping in mind कि जो अभी present situation unfold हो रही है अफगानिस्तान में, especially since August 2021. नाउ जियोपॉलिटिकल राइवलरी की बात करें तो इस सेंट्रल एशियन रीजन में भी एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। तो यूएस का एक डोमिनेंस ऑलरेडी इस एरिया में काफ़ी पहले भी रह चुका है। ये सारी की सारी कंट्रीज एक टाइम पे फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट थे। सो वॉशिंगटन होप्स टू क्रिएट इन सेंट्रल एशिया अ वेक्टर ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी सो एज टू कंटेन चाइना एंड रशिया। तो यानी कि अब यूएस की जो फोर्सेस ने जब अपने आप को विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो हमने ये देखा कि यूएस का जो फोकस था वो ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन में था टू कंटेन चाइना। एंड यूएस इज ऑल्सो लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पार्टनर्स, लाइक माइंडेड नेशंस इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज सो एज इट कैन कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। ठीक है। और एट द सेम टाइम दोनों ही रशिया और चाइना दोनों दे वांट टू sort of maintain this status quo balanced in the Central Asian region. So they want to maintain their dominance because as I just said कि ये जो countries हैं Central Asian countries हैं सारी landlocked हैं। यहाँ पे बहुत सारा mineral wealth भी है which is untapped. बहुत सारे यहाँ पे natural gas reserves हैं, uranium reserves हैं। तो ये चाइना और रशिया दोनों जो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे friends हैं, they want to assert their influence in the region. अब इंडिया को यहाँ पे बहुत ही समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा बिकॉज अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि इस साल में इंडिया की जो फ्रेंडशिप है अमेरिका के साथ वो काफ़ी डीपन होगी, काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है। तो जैसे हम क्वाड की बात हमने काफ़ी करी है, तो इस साल क्वाड के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज किया गया था। तो इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप काफ़ी डीपन है। एट द सेम टाइम इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे हैं। और अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन भी आए थे अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में टू इंडिया। तो द रिजॉल्व टू डीपन द इंडिया रशिया टाइज आर ऑल्सो देयर। सो इंडिया हैज़ टू वर्क वेरी वेरी स्मार्टली बिकॉज अगर हमने अपनी प्रेजेंस और अपनी एंगेजमेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बनाई रखनी है तो हम एक हार्ड स्टैंड नहीं ले सकते कि हम सिर्फ यूएस के साथ ही फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे क्योंकि हमको इंडो पैसिफिक में चाइना का राइस कंटेन करना है। एंड एट द सेम टाइम हम यूएस को भी अपसेट नहीं कर सकते हैं कि हम रशिया और चाइना के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया के जो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं चाइना के साथ वो भी आप सबके सामने ही है। राइट। सो हमको बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा कि हम एट द सेम टाइम लेवरेज उठा सके हमारी फ्रेंडशिप का फ्रॉम यूएस ऑल्सो, फ्रॉम रशिया ऑल्सो एंड फ्रॉम चाइना ऑल्सो। तो यहाँ पे बात लिखी गई है दैट इंडियाज नॉन अलाइंड माइंडसेट नीड्स टू बी टर्न्ड
इनटू अ स्ट्रेटेजिक असेट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट रेलेवेंट है कि नहीं है, इसको लेके तो बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन जो नॉन अलाइंड आइडियोलॉजी है वो आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट लग रही है। बिकॉज अगर हम एक तरफा डिसीजन लेते हैं, अगर हम सिर्फ यूएस के साथ अलाई करते हैं, तो वी लूज आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म फ्रेंडली टाइज विद रशिया एंड चाइना। बिकॉज इफ वी हैव टू वर्क इन दिस रीजन, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको ये बात तो एक्सेप्ट करनी जरूरी है कि चाइना हमसे ज्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमिकली। चाइना इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर सुपर पावर देन अस। So, having said all that, we cannot take down China so easily. So, we need to form alliances. ठीक है, तो अभी जो रशिया के जो प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, तो व्लादिमीर पुतिन की काफ़ी अच्छी मीटिंग रही मोदी जी के साथ। 2+2 डायलॉग भी यहाँ पे इनिशिएट किया गया। अब इसके चलते चाइना को भी इस बात का लगा कि चलो, मतलब एटलीस्ट इंडिया इज, इफ इंडिया इज नॉट फ्रेंडली टू अस, बट एटलीस्ट इंडिया इज फ्रेंडली टू अ फ्रेंड ऑफ आर्स विच इज रशिया। सो ये इस तरह की इंगेजमेंट इंडिया को रशिया के साथ बनाए रखना जरूरी है, ताकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हो, और जो रशिया, इंडिया और चाइना का एक्सेस है वो कैसे इंडिया इन दोनों कंट्री से कैसे लेवरेज उठा सकता है, ताकि उसकी जो पोजीशन है सेंट्रल एशियन रीजन में वो भी बनी रहे। So, the deepening of the traditional India-Russia mutual understanding has injected dynamism into the Delhi's regional strategy, right? So, Delhi cannot ignore Central Asian region. ऐसा लग रहा है खास करके इस साल में कि दिल्ली की इंगेजमेंट सेंट्रल एशियन रीजन के साथ ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस and because of the increasing influence of Pakistan in the AFPAC region, तो India needs friends, India needs allies, right? So ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और ये सब जो कंट्रीज हैं रशिया की भी बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो इस करके हमारे टाइज रशिया के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारी इंगेजमेंट सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ कैसे होगी, राइट? सो जैसे हमारी जो टाइज हैं रशिया के साथ और डीपन होंगी, उतना ही चाइना को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। सो चाइना विल ऑल्सो काम डाउन दैट ओके, इंडिया इज नॉट ओनली एक्सटेंडिंग दैट ऑलिव ब्रांच टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट इंडिया इज ऑल्सो safeguarding its friendship with Russia. Delhi cannot have an effective Central Asian strategy without the cooperation of Russia and China. So this is realpolitik. This is pragmatism. So no matter how much we might hate China, no matter कितना मर्जी हम PUBG को delete कर दें, but the fact of the matter is that if we want to have an effective Central Asian strategy, we have to engage in some form or the other with China as well. So what is the way forward? Now, a host of new possibilities open up if India's initiative on Central Asia runs on a parallel track with improvement in relations with China. तो अगर हमारा जो इनिशिएटिव है टुवर्ड, जो हमारी आउटरीच है टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन रीजन, अगर इसके साथ साथ पैरेलली हमारा रिलेशन चाइना के साथ भी इंप्रूव हो सके, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। The foreign ministers call for the coordination between Russia, India and China over the Afghan issues is a call to energize the RIC format. See, आज से 10 साल पहले तो ये तीनों कंट्रीज ब्रिक्स में भी शामिल थी, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आज से 10 साल पहले ये जो फोरम्स हैं, ब्रिक्स की बात करें, RIC की बात करें, तो बहुत प्रॉमिसिंग थे। यहाँ पे इंडिया चाइना की इंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग माना जाता था। आज के टाइम पे इंडिया एंड चाइना, दे आई मीन ऑब्वियसली आर नॉट रेडी टू लुक ईच अदर आई टू आई ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द इंसिडेंट्स हैपनिंग across the LAC in the last 2 years. But nevertheless, if we really want to make our, I'm saying this thing again and again, अगर हमको really अपनी presence अफगानिस्तान में बनाए रखनी है, अगर हमने सच में अगर पाकिस्तान को आइसोलेट भी करना है इन द सेंट्रल एशियन रीजन, तो हमको ये कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। बेशक हमको ये कड़वी लगती है कि चाइना के साथ हम अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम एक सिनर्जी दिखा सकें रशिया, इंडिया, चाइना, तीनों कंट्रीज एक साथ, तो हमारी कमर्शियल कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशियन रीजन में वो और बढ़ेगी, ठीक है। तो 4 C's की बात यहां पे करी जाती है: कमर्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट। सो दीज आर द 4 C's, द 4 पिलर्स ऑफ न्यू जियो इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। सो दीज 4 C's जो है, ये जो 4 C's हैं, दिस इज कॉइंड बाय ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। नाउ, ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम INSTC की बात करें, तापी की बात करें, इस तरह की जो पाइपलाइंस हैं उनकी बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी फ्रंट लोडेड, इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियाज सेंट्रल एशियन स्ट्रैटेजी। अगला आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से ये रिलेटेड है, सुहासिनी हैदर ने लिखा है। तो ये आर्टिकल हिंदू में आया है, एज अ रीजनल लीडर नॉट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस। सो अभी जस्ट दिस मंथ देयर वाज दिस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मीटिंग विच वाज हेल्ड। तो इसमें हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, एस जयशंकर, उन्होंने कुछ 2-3 बातें यहाँ पे रेज करी, कुछ 2-3 कंसर्न्स यहाँ पे दिखाए थे। तो कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो
हमने 2021 में देखें तो नोटेबली पहला है ग्रेटर कॉशन इन पावर प्रोजेक्शन इन द यूएस. नाउ सिंस द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वी आर सीइंग कि यूएस की जो प्रायोरिटी है, जो एंगेजमेंट है, वो इंडो पैसिफिक में ज़्यादा बढ़ रही है. तो ऑकस है, क्वाड है, सो दीज आर ऑल ब्लॉक्स एंड इनिशिएटिव्स विच are led by US. Now, second is the rise of China in the Indo-Pacific and also in the South China Sea. So many countries are troubled with this thing, whether it's Taiwan, whether it's Hong Kong, whether it's Philippines. So all these countries are very troubled with the rise of China in the South China Sea and the Indo-Pacific. And obviously the American pullout from Afghanistan, and last but not the least, the novel coronavirus pandemic. So these 3-4 things might just change the shape of international relations, international politics in the times to come. ये बात एस जयशंकर ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में इस महीने कही थी. नाउ क्या क्या कमियां रही हैं, क्या कमी पेशी रही है हमारी अप्रोच को लेके टुवर्ड्स अफगानिस्तान. ठीक है, देखिए जब अगस्त में ये सब हो रहा था, जब सो ऑब्वियसली द राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि वन डे और द अदर यूएस विल ऑब्वियसली विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम अफगानिस्तान. तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स आ रहे थे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉलमनिस्ट थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं. कोई कह रहा था कि हमको अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए, कोई कह रहा था कि नहीं करना चाहिए. सी राजा मोहन कहते थे कि हमको स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखानी चाहिए. अगर हम एम के भद्र कुमार की बात करें, जिनका अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया सेंट्रल एशियन स्ट्रैटेजी का, तो उनका भी ये कहना था कि हमको देर नहीं करनी चाहिए तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज कर रही हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, यूएस कर रहा है, तो व्हाई नॉट अस. तो क्या कमियां रही हैं हमारी अप्रोच टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो बहुत ब्रीफली इस बात को जानते हैं. तो देखिए, अब ये बात इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं करी क्या, जब यूएस ने जब दोहा पीस टॉक्स में जब तालिबान को इनवाइट किया था बैक इन फरवरी 2020, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे. और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट एकदम से रातों रात ये फैसला नहीं हुआ था कि यूएस फोर्सेस अपना बोरी बिस्तरा उठा के कहीं चल पड़ेंगे. ये बात पिछले 7-8 साल से पता थी इंडिया को भी. बैरक ओबामा के टाइम से बात चल रही है कि भाई हमने अपने आप को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है. 2020 में ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ था विद द तालिबान. तो अब ये पीस प्रोसेस में तालिबान को जब इनवाइट किया गया दोहा पीस प्रोसेस में, तो वहां पे तालिबान को तो एक लेजिटिमेट एक स्टेक होल्डर ही मान लिया कि जो ट्रांजिशन होगा यूएस के विड्रॉल के बाद. तो वॉज इंडिया ब्लाइंडेड? इंडिया ने क्या ये बात देखी नहीं है कि आने वाले टाइम में कि अफगान सिविलियन गवर्नमेंट का से कम होगा जब यूएस विड्रॉ कर जाएगा अफगानिस्तान से, तो जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर होगा, जो रेलेवेंट एक्टर होगा अफगानिस्तान में, वो तालिबान होगा. सो प्रोबेबली वी डिडंट क्लियरली सॉ दिस थिंग कमिंग. वी वर टू डिपेंडेंट कि जब तक यूएस है तब तक हमारे यानी कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स वहां भी करी हैं वो प्रोटेक्टेड हैं. सो क्लियरली वी वर ब्लाइंड साइडेड. और देखते देखते क्या हुआ कि यूएस ने सो यूएस वाज आल्सो वेरी स्मार्ट कि यूएस ने एक और हालांकि यूएस की नहीं बनती चाइना के साथ, रशिया के साथ, बट नेवरदलेस यूएसए वाज आल्सो इक्वली एंगेजिंग विद रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रॉयका, Russia, China, and Pakistan, which paved the way for the fall of the Afghan Republic, the civilian government of Afghanistan, and which made the US forces exit very easily. उसके बाद सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है वो है कैंसिलेशन ऑफ वीजा टू अफगान नेशनल. सो सी वी हैव स्ट्रॉन्ग civilizational links with the people of Afghanistan. After all this was a part of the subcontinent, and also we have a good people-to-people network also with the people of Afghanistan. Now the cancellation of all the visas has been a big disappointment as far as the civil society of Afghanistan is concerned. They were deeply let off and deeply hurt by this step by the Indian government. So failure to sow the seeds for today for a better future for Afghanistan for tomorrow. अब अनलाइक इन द पास्ट, तो एक तो सिविल सोसाइटी का एंगल आ गया, दूसरा एंगल ये आ गया दैट जब तालिबान पहली बार आया था, जब हम 1996 की बात करें, तो उस टाइम पे अहमद शाह मसूद की बात करें, जो कि हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइगर, एज द लायन ऑफ द पंचशील वैली. तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, जो अहमद शाह मसूद की जो उनका जो ग्रुप है, द नदर अलायंस, जो उनकी पार्टी है द नदर्न अलायंस, दैट हैज बीन ट्रेडिशनली वेरी मच अगेंस्ट तालिबान, एंड दैट इज देयर सिंस द 90s. हमारी गवर्नमेंट अगर हम बात करें 90s में, तो अगर पीवी नरसिम्हा राव थे या आई.के. गुजराल थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने अपनी जो अलायंस थी, उन्होंने जो अपना एक डायलॉग था, उन्होंने अपनी जो फ्रेंडशिप थी नदर्न अलायंस के साथ बना के रखी थी. सो अहमद शाह मसूद जो कि नदर्न अलायंस को लीड करते हैं, उनके साथ हमारी इंगेजमेंट थी, बिकॉज दोनों का, हमारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का और नदर्न अलायंस का जो मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव था वाज टू कंटेन तालिबान. नाउ इन 2021 वी हैवंट सीन एनी इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट
to have a kind of a dialogue or to have a kind of a partnership with the main party who's opposing Taliban, which is the Northern Alliance. तो अहमद शाह मसूद तो चलो अब नहीं है, so obviously he was killed 2 days before the World Trade Center attacks happened in September 2001. बट अब उनके बेटे हैं अहमद मसूद, वो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं. सो हम इतनी इंगेजमेंट नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज अगेन इफ वी हैव एन एंगेजमेंट विद द नॉर्दर्न अलायंस, बिकॉज बोथ इंडिया एंड दिस पार्टी can effectively form a strategy to contain Taliban, if at all, if we don't want to engage with Taliban, तो की ये बात है. बट बात सेंटर आती है कि हम सिविल सोसाइटी ऑफ अफगानिस्तान को अबैंडन नहीं, ऐसा नहीं उनको फील होना चाहिए कि हमने इंडियन को अबैंडन कर दिया है. तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही हैं. चाइना की बात करें तो चाइना के साथ आपको पता है कि 2 साल से काफ़ी तनाव बना हुआ है हमारा, ज़्यादा रिश्ते हमारे चाइना के साथ भी अच्छे नहीं हैं. सो बीजिंग हैज़ बिन अडॉप्टिंग फियर्स मेजर्स टू रिक्लेम द टेरिटरी फ्रॉम द साउथ चाइना सी टू टिबेट. पीपल लिबरेशन आर्मी की बात करें, सो पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इज रिस्ट्रिक्टिंग इंडियाज रीसेंट एफर्ट्स एट बिल्डिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस एंड रोड्स राइट अप टू द LAC, राइट. खास करके 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 रद्द कर दिया गया था, तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो अनाउंसमेंट करी थी दैट POK हो, एक्साइचन हो, वो सब हमारा है, इंडियन टेरिटरी का. उसके बाद से जो चाइनीज, अगर हम चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की बात करें, जी जिनपिंग की बात करें, तब से उनके जो टेम्परामेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्यूल अप हुए हैं. And they are very adamant. So the People Liberation Army, so the army of China, Xi Jinping, they are very, very adamant to restrict India in order to achieve this goal, this objective of reclaiming Aksai Chin and Pakistan occupied Kashmir, right? And also the Chinese forces are also restricting India's ability to threaten the China's key Belt and Road project, so obviously which is the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. So things are not good with China, things are not good with Afghanistan, things are also obviously not good with Pakistan for a long time. So the neighborhood challenges की अगर हम बात करें, so New Delhi must not only, देखिए अब आज के टाइम पे China is a much more super stronger economic power than India, so we obviously have to accept that, right? So we must not only counter China more vocally and robustly, but also be seen to provide leadership to the region. So we have to walk the talk. So अगर हम देखिए, हम चाइना को ब्लेम करें कि चाइना हमारे नेबरहुड में इंटरफेयर करता है, चाइना हमारे नेबर्स को इन्फ्लुएंस करता है, बुली करता है, तो हम ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं चाइना को कि वो हमारी जगह ले? तो जो नेबर्स हैं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जो सारे कंट्रीज हैं, उनके साथ हम अपने रिलेशन स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर्ट वी डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि हम हमारे में लीडरशिप कैपेसिटी है, और अगर हम आपके साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करें जो म्यांमार के साथ है, तो इस प्रोजेक्ट्स को हम डिलीवर करने में खड़े उतरेंगे. सो वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड शो एंड प्रूव आवर क्रेडिबिलिटी एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न. इंडिया कैनॉट कास्ट इटसेल्फ एज अ काउंटर टू चाइना by only invoking that look हम एक democratic country है, China एक communist country है. Agreed that India has been able to, so India is the only country in the South Asian region if you see which has had a stable democracy, जिसकी एक stable democracy रही है पिछले 70-75 सालों में. इंडिया की डेमोक्रेसी में भी अपनी कमियां रह सकती हैं, बट नेवरदलेस इट्स अ फीट, बिकॉज आसपास आप देखिए पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ दूर दूर तक इतने समय तक नहीं आई थी. चलो बांग्लादेश में है, टू एन एक्सटेंट श्रीलंका में, बट बाकी सब कंट्रीज में बहुत लेट आई डेमोक्रेसी. तो इंडिया हैज टू यूटिलाइज इट्स सॉफ्ट पावर. अभी इंडिया की हार्ड पावर इतनी नहीं है जितनी चाइना की है, बट इंडिया की सॉफ्ट पावर तो है ना. सो इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है कि इंडिया टेक्स प्राइड इन इट्स डाइवर्सिटी, प्लूरल सोसाइटी, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव पावर दैट रिस्पेक्ट्स द राइट्स, द सिविल लिबर्टीज ऑफ ईच सिटीजन. So India needs to stop seeing the collaboration with other countries like USA, Japan and Australia as a win-win strategy in the South Asian region. तो इंडिया को देखिए क्वाड है, अगर इंडिया और जापान है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने क्वाड बनाया है, तो अब इस तरह की स्ट्रैटेजीज ठीक है. आई मीन ऑब्वियसली दे आर वेरी एफिशिएंट एज फार एज साइकोलॉजिकली, अगर हम इसका बात करें साइकोलॉजिकली, अगर हमको कंटेन करना है चाइना को, तो अगर ऑब्वियसली वी लुक मोर स्ट्रेंथन्ड बाय फॉर्मिंग दीज लाइक माइंडेड अलायंसेस. लेकिन इसके बाद ये भी खतरा है कि ऐसी लाइक माइंडेड अलायंसेस बना के अपनी इंगेजमेंट USA के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा के हम जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको थोड़ा फेयर होता है कि लुक दिस अलायंस जो इंडिया ने बनाया है या जिस अलायंस का इंडिया पार्ट है, विच इज सॉर्ट ऑफ सीन टू बी एंटी चाइना, तो अगर हम इंडिया के साथ ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं तो चाइना हमसे नाराज़ हो जाएगा. ठीक है, तो इंडिया को घबराने की बात नहीं है. इंडिया काफ़ी समय से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, खास करके नेबरहुड में बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, ऑब्वियसली लीविंग अ पार्ट पाकिस्तान.
Possible Indian collaborations with USA, Australia, Japan, they are seen as anti-China rival platforms. Now, these countries like Bangladesh, Myanmar, Maldives, now they can't take this पंगा with China. अगर अगर वो अपनी इंगेजमेंट इंडिया के साथ ज़्यादा बढ़ाती हैं और इंडिया अपनी इंगेजमेंट उन कंट्रीज़ के ज़्यादा बढ़ा रहा है जो चाइना के अगेंस्ट हैं, तो उनको जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो भी डरेंगी इंडिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप और बढ़ाने में, बिकॉज उनको होगा कि अगर इंडिया से हम हाथ और ज़्यादा मिलाएंगे, अगर हाथ और बढ़ाएंगे, तो चाइना हमको थ्रेटन कर सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, हमारे जो भी चाइना ने हमको क्रेडिट दिया है वो सब वापस ले सकता है। तो ये इस तरह का जो फियर है वो नेबरहुड कंट्रीज़ को रहता है। ठीक है, न्यू दिल्ली मस्ट ब्लॉक ऑल द एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स टू रीकास्ट इंडिया एज अ मिडिल पावर। सो हम ये नहीं चाहेंगे दैट हम किसी और कंट्री की एडवाइस पे चलें, या हम किसी और कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर के हिसाब से चलें, या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो किसी और कंट्री के रिलेशंस विज़-विज़ चाइना के साथ हम अपने वो डिज़ाइन करें। हम ये नहीं चाहेंगे। ठीक है, सो इंडिया डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर पावर्स, वेदर इट्स यूएसए, वेदर इट्स जापान, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट्स एनी अदर कंट्री, टू चार्ट इट्स कोर्स ऑफ एक्शन इन इट्स ओन नेबरहुड, right? So we are very self-sufficient. We have an autonomous foreign policy. We don't need to bandwagon behind a certain country कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, या हम अपने नेबरहुड में कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमको इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ गुड हम मल्टीलिटरलिज्म के ऊपर फोकस करें, मिनी लिटरलिज्म की बात हो रही है, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट एम्फसाइज मोर ऑन आर नेबरहुड पॉलिसी which is not dependent on our relations with countries like USA, Australia and Japan. चलिए अगला आर्टिकल, द मिसिंग डिबेट। जैसे कि आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के लिंकेजेस को लेके काफ़ी बात चल रही है न्यूज़ में। इसको लेके एक बिल पार्लियामेंट में पास किया गया है। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में ये आर्टिकल आ जाता है। नाउ लिंकिंग द वोटर आईडीज विद आधार, तो ये इस आर्टिकल में बात करेगी है मिस्ड अपॉर्चुनिटी की। सो अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की भी बात करें तो अब वहाँ पे भी आधार लिंक करने की बात करी गई थी कि जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को लिंक करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आधार को लिंक करना ही है तो वो सिटीजन्स के जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो सोशल बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, राशन की बात करें तो उसके लिए अगर आधार वॉलंटरली वो लिंक करना चाहें तो ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर पीडीएस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी चलो वॉलंटरी है आधार कार्ड लिंक करना अपने राशन कार्ड के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सक्लूड हो जाते हैं, जो कि उस पीडीएस लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, बिकॉज उनका या तो आधार कार्ड नहीं बना हुआ या उन्होंने लिंक नहीं कराया हुआ, वो अवेयर नहीं होंगे कि उसको लिंक करवाना है, राइट। सो ऑलरेडी वो अगर हम चीज़ देखें पीडीएस और आधार कार्ड के लिंकेजेस की, तो वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे बात करी गई है कि अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करो, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा, क्या ये वाकई में कुछ स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, नाउ लिंकिंग द वोटर आईडीज विद आधार एंड द टेंशन बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, बिकॉज अगेन आज के टाइम पे डेटा प्रोटेक्शन की बात बहुत चलती है, प्रिवेसी की बात चलती है, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वोटर्स का, वो सारा का सारा गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास होगा। ठीक है, नाउ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था दैट आधार को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ओनली एज फार एज द वेलफेयर डिस्पोजल एंड इनकम टैक्स इज कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, जो भी सोशल बेनिफिट्स हमने देने हैं गरीबों को, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को या किसी को भी, तो उसके लिए वहाँ तक तो लिंकेज करना आधार के साथ सही है। द मैनर ऑफ पासिंग द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल्स, ये बहुत जल्दबाजी में किया गया, विंटर सेशन आज ही कंक्लूड हुआ है, तो हम देख रहे हैं कुछ टाइम से कि बहुत जल्दबाजी में कानून बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके पास नंबर ज़्यादा होते हैं, तो इसमें बातचीत की जा सकती थी, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसे इमरजेंसी की बात नहीं थी कि इसको आज ही एकदम ही विद इन 24 आवर्स इसको पास करना था। तो इसमें थोड़ी और ज़्यादा डिस्कशंस की जा सकती हैं, थोड़ा एक स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जा सकता है, लोगों को इनवाइट किया जा सकता है इस पर बातचीत करने के लिए, इसके प्रोज और कॉन्स जानने के लिए, तो ये बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। नाउ व्हाई इज लिंकिंग आधार एंड वोटर आईडी नॉट अ गुड आइडिया? देखिए आधार इज नॉट मेंट टू बी अ सिटीजन, कोई सिटीजनशिप प्रूफ तो है नहीं आधार कार्ड, ठीक है, इट इज ओनली अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी नेशनलिटी कोई भी हो, अगर वो 182 दिन यानी कि 182 डेज से ज़्यादा अगर यहाँ पे रह रहा है, इवन ही और शी इज़ अ नॉन सिटीजन, तो वो भी एलिजिबल बन जाता है आधार कार्ड के लिए। ठीक है, तो उससे क्या अचीव हो जाएगा अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कर दो। आधार एनरोलमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो आई एम श्योर आप सबका आधार कार्ड बनाओगा तो आपको पता होगा कि आधार कार्ड बनाने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, बट अगर हम वोटर एनरोलमेंट्स की बात करें सो दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल वेरिफिकेशन। तो आप अपनी वोटर आईडी कार्ड अगर बनाते हैं तो आपके घर में कोई ना कोई आता है,
स्टेट इलेक्शन कमीशन से, तो वो वैलिडेट करने के लिए कि आपका एड्रेस जो है, आपका एड्रेस पता जो भी आपके फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं वो सब सही है कि नहीं है, तो दैट हैपन्स थ्रू हाउस विजिट्स। ठीक है, तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के मैकेनिज्म में बहुत फर्क है, वोटर आईडी कार्ड में भी और आधार कार्ड में। सो यूजिंग आधार टू क्लीन द इलेक्टोरल रोल्स, दिस इज रिस्की एंड दिस इज फ्रॉट विद रिस्क ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। यानी कि चलो अभी तो 18 साल से ऊपर के हर किसी को राइट है वोट करने का, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे, जिनका आधार कार्ड नहीं बना होगा, राइट, उन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया होगा और शायद उनको नहीं पता होगा कि लिंक करना है आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ, तो क्या वो वोट नहीं कर पाएंगे? क्या ये प्री कंडीशन होना चाहिए कि भाई आपको अपना पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंजॉय करने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ज़रूरी है अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ? ठीक है, तो पीडीएस का जो एग्जांपल है वो आपको मैंने अभी बताया था कि पीडीएस और वेलफेयर डिस्पोजल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने या उन्होंने लिंक नहीं करा अपने राशन कार्ड के साथ अपने आधार कार्ड को, तो उनको जो बेनिफिट्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो एक्सक्लूजन जो हो रहा है पीडीएस में, यानी कि लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, तो हो सकता है इतने सारे लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे अगर ये मैंडेटरी हो जाए आधार कार्ड को लिंक करना। सो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई की, तो मेंटेनेंस ऑफ द वोटर्स लिस्ट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेराज आधार की बात करें, आधार एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, और जो यूआईडीए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यूआईडीएआई, दिस इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, दिस इज अंडर द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है ऑन ईदर द इनरोलमेंट ऑफ द आधार कार्ड इज कंसर्न और द डुप्लीकेशन ऑफ आधार इज कंसर्न। तो इलेक्शन कमीशन की ये काम नहीं कि वो लोगों को आधार कार्ड बांटता रहे या उनके आधार कार्ड बनाए, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो क्योंकि यूआईडीएआई एक एजेंसी है, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आधार इज डायरेक्टली यूज फॉर डिसबर्सल ऑफ वेलफेयर एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। सो लिंकिंग विद द वोटर आईडी मे प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेथड फॉर द गवर्नमेंट for the ruling political party to influence and manipulate the voters. So this is, I mean, obviously not a very transparent process. And अगर हम लोगों को उन वोट बैंक्स के लिए, उनकी वोट गार्नर करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करेंगे अंडर द गार्ब ऑफ गिविंग देम मोर सब्सिडीज, मोर फ्रीबीज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री बिजली एंड ऑल दैट, तो दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ द वोटर्स. So it is the responsibility of the election commission to ensure that not only, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन रेड में जो मैंने इटैलिक में बोल्ड करी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट दिस डाउन ऑल्सो. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की इज टू इंश्योर not only that the electoral process is clean, but also to be seen, also to be appear that the electoral process remain clean. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए आज के टाइम पे स्मार्ट एल्गोरिदम्स हैं, बिग डेटा की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास उनकी पूरी आईटी टीम होती है, उन सबके पास ये सॉफ्टवेयर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं. तो यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिदम्स, इट इज़ मच ईजियर टू विन इलेक्शंस थ्रू द डिजिटल प्रोसेसिंग और द डिजिटल एनालिसिस ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, रादर दैन पॉलिटिकल पार्टीज जो आज के टाइम एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी फॉल्टी ईवीएम मशीन्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. तो प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस तरह की लाइंस आप अपने आंसर्स में, इवन ऐसे में भी ऐसी कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है. बोथ प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द डिजिटल एज. तो हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रिवेसी की बात करते हैं. 2017 में के.एस. मुत्तुस्वामी जजमेंट ने राइट टू प्रिवेसी के एम्बिट को और बढ़ा दिया था. ठीक है, नाउ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ द इलेक्टोरल डेटा, द रिस्क एसोसिएटेड विद सच कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हैव इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड. तो इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा प्रोसेस सारा का सारा अगर ये वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जहां पे वो जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उनके जो लिंक्ड है उनके आधार कार्ड के साथ. तो पहली बात तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होगा, सिटीजन्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी और वो वोटर्स को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे. तो इसके चलते ट्रांसपेरेंसी का प्रोसीजर नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन अ कीनली कंटेस्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी विद लेट्स से 1% मार्जिन, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे कंटेस्टिंग, दो कैंडिडेट्स हैं, दे कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो दोनों के बीच में जो मार्जिन ऑफ वोट्स का डिफरेंस है वो 1% का है. तो अगर इस तरह की अगर हम एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, यानी कि लिंकिंग आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है. देखिए वैसे तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं. ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस का लेवल बढ़ जाएगा आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने से. वो तो आज भी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप देख रहे हैं इलेक्शंस आने भी वाले हैं, काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो जो मैनिफेस्टो होता है, जो फ्रीबीज बांटने की बात करते हैं, वो सब चलता रहता है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें
तो इसके चलते एक्सक्यूज मी, तो इसके चलते ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स की जो टेंडेंसी है टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस, द आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स, खास करके जहाँ पे मार्जिन बहुत नैरो है, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज दे विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द माइंड्स ऑफ द वोटर्स एंड दे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फ्रीबीज, गुड्स। उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे भाई अगर इस एरिया में कितने लोग हैं जो गरीब रहते हैं, कितने लोग हैं जो दलित हैं, कैसे उनको अपना वोट बैंक पक्का कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का इसको लेके फियर जताया गया है। चलिए अगला आर्टिकल, सो रिटन बाय एस वाई कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत वोकल होते हैं ये, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी इनके आर्टिकल्स में क्रिटिकल ओपिनियन भी होता है। सो अ टाइम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, सो कॉमन इलेक्टोरल रूल्स की बात करी जा रही है। तो अभी जैसे कि अभी हमने पिछले आर्टिकल में बात करी लिंकिंग ऑफ द वोटर आई डी कार्ड एंड आधार कार्ड की, तो ये एक वन ऑफ द एजेंडाज था जो एस वाई कुरैशी कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था बैक इन 2015 कि हम वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करते थे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में उन्होंने बेनिफिट्स की बात करी कि इसको लेके बेनिफिट्स भी क्या हो सकते हैं। देखिए अब आर्टिकल्स तरह तरह के आते हैं, किसी आर्टिकल में क्रिटिसिज्म होता है, किसी आर्टिकल में उस पॉलिसी को लेके फेवर भी होता है। तो हमारा काम क्या है, हमने प्रोज और कॉन्स दोनों पढ़ लिए। अगर एक आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिसिज्म है, अगले आर्टिकल में थोड़ा अच्छी बातें लिखी हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें लिखी, तो हम वो हमारा जो आंसर जब बनेगा वो बैलेंस आउट हो जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम अपने आंसर में डाल सकते हैं, उतनी ही हमारे आंसर में डायमेंशंस की एबिलिटी आ जाती है। अब ये कॉमन इलेक्टोरल रोल्स की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल तो जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत में, तो कॉमन इलेक्टोरल तो सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत सालों से इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जब कैंडिडेट तो एक ही है, अब वो अगर किसी स्टेट में रहता है, उसकी कोई अपनी पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे भी वो रहता है, तो वो इंडियन भी है, वो स्टेट में भी रहता है, वो अपना वोट पंचायत में या म्यूनसिपैलिटी में भी डालता होगा, तो वाई नॉट हैव अ कॉमन इलेक्टोरल रोल। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड विधानसभा, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्शन फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज एंड द पंचायत। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैव द ऑप्शन of either adopting the electoral rules which are created by the Election Commission of India, or they also have the option to make their own rules as well. Mostly जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं, दे प्रेफर द रूल्स which are prepared by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देर आर एक्सेप्शन, देर आर अ कपल ऑफ स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, वो अपने जो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं वो अपने खुद के इलेक्टोरल रूल्स बनाते हैं, बट नेवरदलेस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे अडॉप्ट और दे फॉलो द रूल्स which are prepared by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Now, why is there a need for a common electoral role? तो पहली बात तो ये आती है दैट क्योंकि एक जो वोटर है वो तीनों ही जगह पे वोट डालता है, चाहे वो अगेन जैसे मैंने बोला कि चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायती राज का इलेक्शन हो, चाहे वो वोट नोटा का ही डालता हो, लेकिन वो तो एक ही है ना, इंसान तो एक ही है, तो उसके ऑब्वियसली एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होने का तो सेंस बनता है। ठीक है, अ कॉमन एक्सपीरियंस हैज बीन द स्टफिंग ऑफ बोगस वोटर्स इन दी पंचायती एंड म्यूनसिपल रूल्स। तो अब यहाँ पे ये भी कहते हैं दैट आज के टाइम पे जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी होती है इसमें, बिकॉज बिकमिंग अ पंचायत मेंबर हैज़ आल्सो बिकम अ बिग स्टेटस सिंबल। वाई? बिकॉज आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बहुत सारे जो फंड्स हैं जो वो डिवॉल्व होते हैं पंचायत्स में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, पंचायत्स की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे करप्शन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है जहाँ पे इतने सारे पैसे आएँ, डिवॉल्व हो। ठीक है, सो और यहाँ पे बहुत बोगस वोटिंग भी की जाती है, बहुत सारे लोगों को जो कि उस गांव के या उस ताल्लुक के मेंबर नहीं होंगे, वहाँ पे नहीं रहते होंगे, लेकिन उनको बुलाया जाता है वोट करने के लिए। तो इसी करके यहाँ पे एस वाई कुरैशी कहते हैं कि अगर कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा तो प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाएगा और इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होंगी, खास करके पंचायती इलेक्शंस में। उसके बाद ये जो मेजर चंक ऑफ मेकिंग द इलेक्टोरल रोल्स है, ये कौन बनाता है? ये स्कूल टीचर्स बनाते हैं। तो अगर स्कूल टीचर्स इलेक्टोरल रोल्स बनाते रहेंगे तो वो पढ़ाएंगे कब? उनका मेन काम तो मेन प्रोफेशन उनका पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, तो दिस कैन बी वेरी ड्रेनिंग। सो ऑल एंड ऑल एस वाई कुरैशी कहते हैं दैट ये जो इलेक्टोरल रोल्स है अगर कॉमन ना हो तो ये पैसे की भी वेस्टेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी वेस्टेज है, तो बेटर है हमें कॉमन इलेक्टोरल रोल बना सके। एलिजिबिलिटी डेट ऑफ न्यू वोटर्स की बात करें तो ये भी अभी रिसेंटली जो बिल पास किया गया पार्लियामेंट में उसको लेके इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वहाँ पे इस को चर्चा भी किया गया था। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14B of the Representation of People Act of 1950, only those who have turned 18 on or before January 1 of the year are to be registered। तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि मान लीजिए अगर अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, हाइपोथेटिकली, तो अगर मान लीजिए अगर आपका बर्थडे 1 जान को आता है और आप 18 साल के 1 जान को हो रहे हैं,
तो आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर आपका बर्थडे अगले साल यानी कि अभी 2022 में और हफ्ते में अगर आपका बर्थडे 2 जान को, 3 जान को या 10 जान को आता है तो आप 18 के तो हो जाएंगे, टेक्निकली आप 2022 में 18 के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है दैट इज बिफोर ऑन और बिफोर जनवरी 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ऑल ऑफ दोज हु विल टर्न 18 बिटवीन जनवरी 2 to December 31 of, let's say, example 2022, then they will have to wait for 1 more year to get themselves registered as an eligible voter. So this technically results in exclusion of so many young adults who have turned 18. तो इसको भी अमेंड करने की बात करी गई है। आधार वोटर आईडी लिंकिंग, तो एस वाई कुरैशी कहते हैं दैट देखिए पहला जो प्रपोजल था टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स विद द आधार वाज mooted by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2015। तो अगर आपको पूछा जाता है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंकिंग ऑफ आधार एंड वोटर आईडी के बारे में अगर आपको कुछ ओपिनियंस पूछे हैं आपके, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछे हैं, तो आपने अपने आंसर की शुरुआत यहाँ से करनी है। इसका पहली बार प्रपोजल 2015 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर काम आगे नहीं हो पाया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए और आधार कार्ड को अगर लिंक करना ही है तो वो सिर्फ सोशल बेनिफिट्स के लिए करना चाहिए और वो भी वॉलंटरी हो, वो भी मैंडेटरी ना हो। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी दैट लुक कि राइट टू प्रिवेसी की भी बात आ जाती है, तो अपना इंसान क्यों डेटा शेयर करे गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो कोई बेनिफिट लेने के लिए भी हो। तो इंसान की अपनी मर्जी हो, नागरिक की अपनी मर्जी हो कि उसने अपना आधार कार्ड शेयर करना है, लिंक करना है कि नहीं करना। ठीक है, बट कोई मैंडेटरी काम नहीं होगा। तो इस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ठंडा पड़ गया, इस करके इसको लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अब एस वाई कुरैशी कहते हैं, तो छोटी सी बात कंक्लूजन में, दैट अगर लिंकिंग करते हैं हम वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड्स की, तो जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होगी, डुप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा और बोगस वोटिंग नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज समथिंग द इलेक्शन कमीशन हैज बीन ट्राइंग वेरी डेस्परेटली फ्रॉम अ कपल ऑफ इयर्स नाउ। चलिए अगला आर्टिकल, सो ये लास्ट आर्टिकल है, लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये आर्टिकल हिंदू में आज आया है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है जर्नी ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को 15 साल हो चुके हैं, 2006 में इसको लेजिस्लेट किया गया था। सो दिस हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो अब इसके क्या जर्नी रही है, क्या इसके आउटकम्स रहे हैं। तो इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यू को माने तो उनका तो कहना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा 100% हो चुका है, जबकि एक्चुअल में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अभी 100% नहीं हुआ, इट्स क्लोज टू 46%। तो यानी कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया हो अपने राइट्स के लिए या अपने टाइटलशिप के लिए किसी अपने पीस ऑफ लैंड पे जो फॉरेस्ट में है, तो लैंड ओनरशिप के लिए अप्लाई किया हो, खास करके ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, खास करके उन लोगों की बात करें जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में रहते हैं, तो अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो अभी सिर्फ 46 या 47 लोगों को ही टाइटल ओनरशिप मिली है फॉरेस्ट लैंड की। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव ही फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये था कि जो टाइटल ओनरशिप है फॉरेस्ट लैंड की वो ट्राइबल्स को मिल सके, तो ये बात नहीं हो पाई है। सो सपोर्टर्स ऑफ द ट्राइबल राइट्स अलेज दैट द डिपार्टमेंट इज ओवरलुकिंग। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने 100% इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं ट्राइबल्स के, जो ट्राइबल सिंपथाइजर्स हैं, उनको ये कहा, उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट इज ओवरलुकिंग द जेन्युइन क्लेम्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। So role of the forest department in granting titles, the land ownership titles is very very important because the lands claimed are under its jurisdiction. जो लैंड क्लेम करे जा रहे हैं टाइटल ओनरशिप के लिए, तो वो जो लैंड्स हैं वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओनरशिप के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बेशक अगर आप एक पीस ऑफ लैंड को ओन करते हैं किसी फॉरेस्ट में, लेकिन जुरिस्डिक्शन तो एक पर्टिकुलर स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का कहना है कि हमारी तरफ से जो है ये पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, ये अभी पूरी तरह से 100% इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जितना प्रॉमिसिंग ये लॉ था उतना प्रॉमिसिंग आउटकम इसका नहीं आया। अब इश्यूज क्या है इंप्लीमेंटेशन में। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है दैट रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉरेस्ट राइट कमिटी। Now, this comprises members from within the village by conducting a Gram Sabha with 2/3 of the members present at the meeting. तो ये तो कोरम मिनिमम होना जरूरी है, लेकिन ये पाया गया है कि ये प्रोसेस को पूरा नहीं फॉलो किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट, इसको प्रॉपर नहीं फॉलो किया गया। Now, these committees were mostly इंस्टेड ऑफ ये कमिटीज विद इन द ग्राम सभा बनाई जाती, क्योंकि आफ्टरऑल ये एक डेमोक्रेटिक राइट है कि ग्राम सभा के अंदर ही लोग अपने आप में पार्टिसिपेट करके एक इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। खास करके ट्राइबल एरियाज को तो ऑटोनॉमी और ज़्यादा दी गई है, लेकिन ये कमिटीज़ बनाने के लिए पंचायत सेक्रेटरीज को यूज़ किया गया। जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं यानी कि जो सरकारी अफसर हैं, उनको कहा गया कि आप कमिटीज़ बनाइए, विच वॉज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। और ये कमेटी बनाने के जो आदेश थे वो
डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के पंचायत सेक्रेटरीज को कहा. सो दिस इज नॉट फॉलोइंग द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स इन टोटलिटी. The FRA provides equal rights in ownership or in title ownership under the Act for women. However, women were hardly visible in this regard. उसके बाद एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बात आती है कि भाई अगर आप एज अ ट्राइबल अपने लैंड टाइटल ओनरशिप के लिए अगर जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कि भाई ये जो लैंड है ये मेरा है, मेरे एंसेस्टर्स इस लैंड को यूज़ करते थे, तो जो भी आपके पास प्रूफ होगा, वर्बल हो या जो भी आपके पास कोई पुराने आपके पास कागज़ पत्र होंगे, तो अगर आप वो देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा. तो ऐसे केसेस पाए गए थे कि जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलाय करता था सैटेलाइट इमेजेस को टू डिसाइड और टू अवॉर्ड द टाइटल ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू अ पर्टिकुलर ट्राइबल. अब यहाँ पे रोल ऑफ एनजीओज की बात करें तो देखिए बहुत कम है अवेयरनेस लेवल्स इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके लोगों के अंदर, खास करके ट्राइबल लोगों के अंदर. तो कुछ एनजीओज हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम कर भी रहे हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इन द डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो सम एनजीओज हैव मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. हाउएवर एनजीओज की इन्वॉल्वमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, अब ये ट्राइबल स्टेट्स हैं, तो जो इतनी इन्वॉल्वमेंट थी एनजीओज की अब छत्तीसगढ़ में इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपको पता दैट इज़ एन इंसर्जेंसी हिट. सो देयर आर मेनी इंसर्जेंसी हिट डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़. सो नेक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें. सो अब इसके चलते क्योंकि वहाँ पे इतने एनजीओज काम नहीं कर रहे थे लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सो दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल, राइट. सो एनजीओज का ये भी कहना है जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम करा है एज फार एज द राइट्स ऑफ द ट्राइब्स आर कंसर्न, द ट्राइबल पीपल आर कंसर्न. तो उनका ये कहना है कि कैसे हम इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे हम जो लाइवलीहुड है, लोकल्स की जो लाइवलीहुड है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है. और साथ में कैसे हम और एक थ्रस्ट दे सकते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि बैम्बू एंड एलोवेरा प्लांटेशंस भी यहाँ पे ग्रो हो सके, ठीक है. तो यहाँ पे एनजीओज ने सजेस्ट किया है मेडिकल एंड इको टूरिज्म अलोंग द सेम लाइंस ऑफ द केरला मॉडल. तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? एफआरए इनके हिसाब से इस आर्टिकल में कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो कभी भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होने वाला था टू द प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल्स फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स. बट नेवरदलेस ये कानून बनाया गया. ऑन पेपर इट वॉज वेरी प्रॉमिसिंग, बट इसका इतना इफेक्टिव आउटकम नहीं आया. ये बात इस आर्टिकल में कन्वे करी गई है. To improve the condition of the tribal people, especially those living in the remote areas, there needs to be a push on every possible aspect of their socio-economic life. ठीक है. सो देखिए बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो वो तेंदू लीव्स को इकट्ठा करके सिगार्स बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं. अब वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको डिप्राइव हो रही हैं बिकॉज बहुत सारा लेबर है जो बिहार से, यूपी से वहाँ पे काम करने आ रहा है. तो दूसरी बात ये भी आती है कि सिर्फ तेंदू लीव्स को इकट्ठा करके बीड़ी सिगरेट बना के उनको क्या मिलने वाला है. तभी करके कुछ एनजीओज ने ये भी सजेस्ट किया कि हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हों, बैम्बू प्लांटेशंस हों, एलोवेरा प्लांटेशंस हों. तो इस तरह की जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके यूथ, जो ट्राइबल यूथ है, उनके लिए बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है. और लास्ट में बात आती है पुअर मार्केट एंड, बिकॉज इतनी मार्केट नहीं है ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक मार्केट बनानी बहुत जरूरी है. और दूसरी बात, अगर जो भी लिमिटेड मार्केट है ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहां पे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, मिडिल मैन हैं, वो ट्राइबल्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे जो ट्राइबल्स हैं वो अपने लैंड ओनरशिप से भी डिप्राइव्ड हैं, इवन दो 15 ईयर्स हो गए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, और साथ में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है, उसकी एफिशिएंट मार्केट भी नहीं है. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. तो ये थे आर्टिकल्स. तो मिलेंगे हम ट्यूसडे को. आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.